ये कहानी 1996 की है। तब मैं एक छोटे से कंपनी में जॉब किया करता था। वहां का मैनेजर बहुत ही सख्त था, जो कि महज 7,500 रुपए के लिए मुझे बहुत परेशान करता था। सुबह मेरी ड्यूटी 10 बजे शुरू होती, जो कि खत्म होते होते रात के 10 बज जाते, और उस दौरान ये जॉब ही मेरे लिए सब कुछ था। लिहाजा मुझे सारी परेशानियों के बीच मेरे जॉब को बचाना पड़ रहा था। मुझे याद है, वह दिन इतवार का था। मेरे मैनेजर ने सुबह 7 बजे मुझे कॉल किया और बोला, दिनेश यार, आज ट्रांसपोर्ट से दिन के 1 बजे कुछ जरूरी सामान हमारे ऑफिस में आ रहा है, जिसे तुम रिसीव करके गोडाउन में रखवा देना। मैं थोड़ा बाहर गया हुआ हूं। उस दिन मेरा छुट्टी था, फिर भी मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं बाहर निकला तो देखा मेरा पुराना स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसे ठीक करने के लिए पहले मैं गैरेज के लिए निकला, फिर बहुत परेशानी के बाद लगभग 12 बजे तक मैं ऑफिस पहुंच गया। तब तक मैं बहुत थक चुका था। मैं वही ऑफिस टेबल पर बैठकर ट्रांसपोर्ट के ट्रक का इंतजार करने लगा। मैं इतना थका हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई, और जब मेरी आंख खुली तब लगभग 4 बज चुके थे, पर तब तक भी ट्रांसपोर्ट के ट्रक का कोई पता नहीं था। तब मैं परेशान होकर मैनेजर को कॉल किया, पर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मैंने उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि जो गाड़ी हमारा माल लेकर आ रहा था वो रास्ते में थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए ट्रक को ठीक करके ड्राइवर अभी आधे रास्ते से निकला है, लगभग 2-3 घंटे के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। इस पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। ऊपर से मुझे भूख भी बहुत जोर से लग रही थी, और इसलिए मैं पास के चाय की टपरी पर थोड़ा चाय पीने के लिए चला गया। मैं बस चाय बिस्कुट खा ही रहा था कि तभी मुझे मैनेजर का कॉल आया। वो उस तरफ से गुस्से से बोला कि रात चाहे जितनी भी हो, तुम्हें वह ट्रांसपोर्ट का माल गोदाम में डालकर ही घर वापस जाना है। मुझे फोन करके बार बार परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा ड्यूटी तुम्हें ही करना है। इस पर मुझे बहुत दुख लगा, पर मैं कुछ भी न बोलकर चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। फिर मैं ऑफिस में वापस आ गया और वहीं टेबल पर बैठकर वहां पड़े मैगजीन्स को पढ़ने लगा। टाइम बीतता गया और लगभग 9:30 के बीच ट्रांसपोर्ट का ट्रक आकर पहुंच गया और माल खाली होना भी चालू हो गया। सारा काम खत्म होते होते रात के 12 बज चुके थे। मैंने गोडाउन में ताला लगाया और अपनी पुरानी स्कूटर स्टार्ट करके मेरे कमरे की तरफ वापस जाने लगा। मैंने जब तक एनएच पकड़ी तब तक रात बहुत हो चुकी थी। दूर दूर तक मुझे कोई कार या बाइक नजर नहीं आ रही थी। खामोशी इतनी कि किसी का भी दिल दहला दे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था, तभी हल्की बारिश भी शुरू हो गई। मैं भगवान से बस ये प्रार्थना कर रहा था, कहीं ये स्कूटर इस अंधेरे में दोबारा ना खराब पड़ जाए। कहीं कोई 4-5 किलोमीटर दूर मुझे कोई कार या बाइक नजर आती
फिर उसके बाद खाली अंधेरा ही अंधेरा। मैं अपनी पुरानी स्कूटर लेकर आगे बढ़ता ही जा रहा था। तब तक लगभग मैं 19 से 20 किलोमीटर आ चुका हूँगा। तभी दूर से मुझे रास्ते के बगल में कोई खड़ा हुआ दिखा। उसे देख मैं थोड़ा डर गया। तब मैं धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और ये सोच रहा था कि इतनी रात को भला कौन रास्ते के बगल में खड़ा हो सकता है। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ से एक गाड़ी आई। मैं सोचा शायद इस गाड़ी की लाइट से पता चल जाएगा कि वह कौन है, पर इस गाड़ी की लाइट उस इंसान पर पड़ी ही नहीं। फिर मैं सोचा जाने दो, जो कोई भी हो, मुझे उससे क्या। अब मैं उससे बस थोड़ी सी दूर था कि उसने हाथ उठाई और मुझे लिफ्ट का इशारा किया। तब तक मेरी गाड़ी की हेडलाइट भी उसके ऊपर पड़ चुकी थी और मुझे पता चल गया था कि वह एक लड़की है जो कि खुद के मुंह को चुन्नी से ढक के खड़ी हुई है और मुझसे मदद मांग रही है। मैंने उसके पास गाड़ी रोका और पूछा कहाँ जाना है। उसने बड़े ही मर्दानी ढंग से मुझे बोला, सिटी हॉस्पिटल तक लिफ्ट दे सकते हैं? मैं बोला, मैं सिटी हॉस्पिटल की तरफ तो नहीं जा रहा हूँ, पर बीच में सिटी हॉस्पिटल के रास्ते में ही आपको कहीं पर उतार सकता हूँ। वह कुछ बिना बोले ही मेरी गाड़ी पर बैठ गई और मैं भी कुछ बिना बोले ही गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि इसका कोई अपना जरूर ही सिटी हॉस्पिटल में है। और मजबूर होकर ये लड़की रात को घर से बाहर निकली है। 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मैंने उस लड़की से पूछा, क्या आपका कोई अपना हॉस्पिटल में पड़ा है? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे खराब लगा, पर मैं चुप होकर गाड़ी चलाने लगा। वह बीच बीच में धीरे धीरे खुद से कुछ बोल रही थी और थोड़ा रो भी रही थी, पर गाड़ी की स्पीड और हेलमेट लगाने के कारण मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने गाड़ी के आईने में उसे देखने की कोशिश की, पर उसका चेहरा पूरी तरह से चुन्नी से ढका हुआ था। मैं बस उसे देख ही रहा था कि उसने बोला, मुझे एम्बुलेंस में जाना चाहिए था। मुझे लगा शायद इस लड़की को मेरी स्पीड से देर हो रही है, इसलिए मैंने उससे बोला, हम बस कुछ ही समय में सिटी हॉस्पिटल के पास पहुंच जाएंगे। और ये बोलते ही मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को डबल कर दी। वह मेरे पीछे बैठकर वैसे ही खुद से बात कर रही थी और थोड़ा थोड़ा करके रो रही थी। पर कुछ किलोमीटर आगे आने के बाद वो एकदम से चुप हो गई। मैं बस गाड़ी चला रहा था। तभी मुझे मेरा पीठ पर गीलेपन का एहसास हुआ। मुझे लगा जैसे कोई चिकना सा गर्म गीला चीज मेरे पीठ पर फैला हुआ है। मैं हाथ लगाकर उसे महसूस करने की कोशिश की। सच में मेरा पूरा पीठ पूरा गीला हो चुका था। अब मैं अपना हाथ आगे लाकर जब गाड़ी के लाइट के सामने देखी तो मेरा पूरा हाथ खून से लाल हो चुका था और मेरा पूरा पीठ खून से लथपथ था। मैं सोचा मुझे कोई चोट तो नहीं लगी, फिर इतना खून आया कहां से? तब मुझे मेरे पीछे बैठी उस लड़की की याद आई। अब मैं गाड़ी के आईने से दोबारा जब उसे देखने की कोशिश की तो मेरी आंखें खुली के खुली रह गई। मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि अब की बार उस लड़की की सर पर ढका हुआ चुनरी नहीं था। चुनरी क्या, बल्कि उसका कोई सर भी नहीं था। मेरे पीछे जो बैठी थी वह एक सरकटी लड़की थी, खून से लथपथ एक सरकटी लाश। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कुछ ही सेकंड में मेरी जान भी चली जाएगी।
मेरे हाथ पैर काम करने बंद कर दिए। मैं जोर जोर से भूत भूत चिल्लाने लगा। तभी एक जोर से आवाज हुई और एक जोर का धक्का लगने के कारण मैं दूर जाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में था और डॉक्टर मुझे इंजेक्शन दे रहा था। मेरी समझ में तब तक कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी मेरे सामने खड़े रिपोर्टर कपल में से हस्बैंड आगे आके मुझसे बोले, हमें बहुत खुशी है कि आपकी जान बच गई। ये उसी फैमिली के लोग थे जिनकी गाड़ी पिछले रात को मेरे स्कूटर से टकराया था। वो लोग मुझे उनके साथ उनके घर ले गए। वहां जाकर मैंने सारी बात उन लोगों को भी बताई तो वह लोग भी हैरान हो गए। उन्होंने मुझे समझाया जो होना था वह हो चुका। वह लोग मुझे इतनी रात को ट्रेवल ना करने की भी सलाह दी और मुझे घर जाकर आराम करने के लिए भी बोले। तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करके वहां से निकल आया और मुझे तब तक यकीन हो चुका था कि आत्माएं सच में होती है। मेरी अच्छाइयों के कारण उस आत्मा ने शायद मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था। फिर कुछ महीने बीत गए। एक दिन मुझे उस रिपोर्टर कपल से ये पता चला जहां से उस दिन मैंने उस लड़की को लिफ्ट दिया था। बहुत साल पहले ठीक उसी जगह पर एक लड़की को अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाते हुए पकड़े जाने के कारण उसके ममेरे और चचेरे भाइयों ने मिलकर गला काटकर हत्या कर दिया था और उस लड़की को एम्बुलेंस के द्वारा सिटी हॉस्पिटल में लेकर जाते हुए ठीक उसी जगह पर उसकी मौत हो गई थी जहां पर हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ। अब मुझे सब कुछ समझ आ चुका था और उस लड़की की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से 2 बूंद आंसू भी निकल गए। तब मुझे यह पता था कि किसी तरह से भी अब मैं उस लड़की की कोई भी मदद नहीं कर सकता। ये दुनिया इतनी जालिम क्यों होती है? उस लड़की की आत्मा आज तक भी अतृप्त है, जो कि आज भी ठीक उसी जगह, ठीक उसी समय, साल की ठीक उसी दिन किसी न किसी का इंतजार करती है और दोबारा मरती है। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बोलिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे की सारी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारे पिछले कहानियों को भी चैनल पर जाकर चेक आउट करने को मत भूलिएगा। यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। मैं करिश्मा आप लोगों से जल्द ही मिलूंगी एक नई कहानी के साथ और तब तक के लिए भूतों से बच के रहना।